क्या आप जानते हैं मॉडर्न वैक्सीनेशन के आने से सदियों पहले भारत में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा था। उस समय न किसी को वायरस के बारे में पता था, न एंटीबॉडीज के बारे में, न ही इम्यून सिस्टम के बारे में पता था। फिर भी भारत के कुछ हिस्सों में लोगों ने अनुभवों से समझ लिया था कि बीमारी का कंट्रोल्ड एक्सपोजर भविष्य की सीवियर डिजीज से प्रोटेक्शन दे सकता है। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक से बचने के इस ट्रेडिशनल तरीके को आज हम वेरियोलेशन कहते हैं। इसमें चेचक के मरीज के घावों या सूखी पपड़ी से मटेरियल लेकर के स्वस्थ व्यक्ति की स्किन में छोटे से स्क्रैच के जरिए डाला जाता था। इस प्रक्रिया को करने वाले कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर को टीकादार कहा जाता था। यह तरीका प्रोटेक्शन दे सकता था, लेकिन डेंजरस था, क्योंकि इसमें हम असली स्मॉल पॉक्स मटेरियल इस्तेमाल कर रहे थे। व्यक्ति को गंभीर चेचक हो सकती थी, उसकी जान भी जा सकती थी और दूसरों को इन्फेक्शन भी फैल सकता था। यह नॉलेज पीढ़ी दर पीढ़ी के ऑब्जर्वेशन और अनुभवों से विकसित हुई थी, इसलिए इसका कोई एक इन्वेंटर या रजिस्टर्ड पेटेंट नहीं था। लेकिन एक सवाल था, क्या चेचक से बचने के लिए खुद जानलेवा चेचक का मटेरियल देना जरूरी है या कोई सेफर तरीका भी हो सकता है? 18वीं सदी के इंग्लैंड में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मशहूर था। दूध दुहने वाली जिन महिलाओं को गाय से होने वाली हल्की बीमारी काउपक्स हो जाती थी, उन्हें डेडली स्मॉलपॉक्स बहुत कम होती थी। यह ऑब्जर्वेशन वहां बहुत पहले से था, लेकिन 1796 में एडवर्ड जेनर ने इसे साइंटिफिक टेस्ट करने का फैसला किया। उसने काउपॉक्स से इन्फेक्टेड दूध दुहने वाली सारा के हाथ के लीजन से मटेरियल लिया और 8 साल के जेम्स की स्किन में इनोकुलेट कर दिया। जेम्स को हल्की बीमारी हुई और वह ठीक हो गया। लेकिन सिर्फ काउपॉक्स देने से यह साबित नहीं होता था कि वह स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्टेड है। इसलिए कुछ सप्ताह बाद जेनर ने वह किया जो आज पूरी तरह से अनएथिकल माना जाता है। उसने जेम्स को असली स्मॉल पॉक्स मटेरियल दिया। अब सवाल उठता है, वेरियोलेशन में भी स्मॉल पॉक्स का मटेरियल दिया जाता था और जेनर ने भी वही किया, तो फर्क क्या था? फर्क था ऑर्डर का और पर्पज का। वेरियोलेशन में स्मॉल पॉक्स मटेरियल इम्यूनिटी पैदा करने के लिए दिया जाता था, जबकि जेनर ने पहले काउपॉक्स से प्रोटेक्शन पैदा की और बाद में स्मॉल पॉक्स मटेरियल सिर्फ चैलेंज टेस्ट के रूप में दिया। अगर काउपॉक्स ने प्रोटेक्शन नहीं दी होती तो जेम्स को स्मॉल पॉक्स हो सकती थी, लेकिन उसे डिजीज नहीं हुई। आज हम जानते हैं इसका कारण है क्रॉस इम्यूनिटी। काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स क्लोजली रिलेटेड वायरसेज होते हैं, इसलिए काउपॉक्स के खिलाफ बनी इम्यून रेस्पॉन्स स्मॉल पॉक्स के मिलते जुलते हिस्सों को पहचान सकती थी। जेनर को एंटीबॉडीज, टी सेल या इम्यून मेमोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसने एक्सपेरिमेंट से दिखाया कि एक माइल्ड और रिलेटेड इन्फेक्शन डेडली डिजीज से प्रोटेक्शन दे सकता है। लैटिन भाषा में गाय को वाका कहा जाता है और इसी से वैक्सीनेशन और फिर वैक्सीन शब्द का जन्म हुआ। यहाँ एक ऐतिहासिक झूठ को साफ करना भी जरूरी है। भारत में जेनर से बहुत पहले स्मॉल पॉक्स इनोकुलेशन की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस मौजूद थी, लेकिन यह किसी एक इंडियन डॉक्टर की पेटेंटेड मॉडर्न वैक्सीन नहीं थी। जेनर ने किसी भारतीय वैक्सीन को चुराकर अपने नाम से पेटेंट नहीं कराया था। उसकी मुख्य कंट्रीब्यूशन काउपॉक्स से मिलने वाले प्रोटेक्शन को साइंटिफिकली टेस्ट और डॉक्यूमेंट करने की थी। इसलिए वैक्सीनेशन की कहानी एक व्यक्ति से अचानक शुरू नहीं हुई है। इसकी जड़ें सदियों पुराने ऑब्जर्वेशन और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में थी, जिसमें भारत की टीका परंपरा भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर रखती है। और 1796 में जेनर के एक्सपेरिमेंट ने इसे मॉडर्न वैक्सीनेशन की दिशा दी। इसी यात्रा ने आगे चल के करोड़ों जानें बचाई और आखिरकार स्मॉल पॉक्स को दुनिया से मिटाने में मदद भी की।